बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वाक़े की ख़बर हमें पीर की शब मिली, जब पता चला कि बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया, और कुछ घंटों बाद लसबेला से उस हेलीकॉप्टर का मलबा मिला, जिसमें इस कौम के, इस वतन के बेटे जो हैं वो उसमें शहीद हो चुके थे, सिर्फ़ और सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए, उनकी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहते हुए। आज हम अपने उन जवानों को, अपने उन शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। अपने प्रोग्राम में हम उस वाक़े के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब कृष्ण सागर साहब, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और समाजी कारकुन होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट, हिंदू जो एक यूनियन है, जो अंजुमन है पाकिस्तान की, उसके भी ये सदर हैं। आपसे इस हवाले से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खैरियत से। फ़हीम साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर, ये जो एक इंसिडेंट हुआ है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, जो हम वतनों की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है हमारे इन अफवाज पाकिस्तान के बेटों ने, इनके बारे में क्या आप ख्याल रखते हैं? फ़हीम भाई, बड़ी अफसोस के साथ जो 2 दिन से ये रिपोर्ट जब आई है, क्योंकि जब भी हमारा जवान या कोई सिपाही मुल्क की खातिर शहादत नोश फरमाता है तो पूरी कौम को एक अफसोस होता है कि, क्योंकि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से इस दुख की घड़ी में हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जनरल सरफराज साहब और उनकी टीम के जो भी मेंबर्स थे उस हेलीकॉप्टर में, वो बदनसीब रात थी जब ये हादसा पेश आया। जिस वक्त वो जवान अपनी जानों को जो है कुर्बान करते हुए दूसरे लोगों को बचाने के लिए निकले थे कि हमारी कौम के बच्चे, हमारी कौम के औरतें और बलूचिस्तान की वो अवाम जो पानी में बह रही थी, उनको बचाने के लिए वो जिस तरीके से निकले थे। ख़ास तौर पे जनरल सरफराज साहब, आपको पता है कि वो हमेशा फ्रंट से लीड करते थे और वो साथ निकले, और बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे। इनकी वीडियोस जो हैं वो देखी, वो जो आम शहरियों और देहातियों के साथ नीचे ज़मीन पे बैठ के उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे आपको बड़ी सोशल मीडिया, क्योंकि ऐसा हथियार है जहाँ से आपको हर चीज़ का पता चलता है। आपने कभी भी उनका फ़ोटो सेशन नहीं देखा होगा, रैंडम क्लिक्स देखी होंगी। एग्जैक्टली। कभी भी वो फ़ोटो सेशन में यकीन नहीं रखते थे। मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है जनरल सरफराज साहब की। आपको पता है हमारी कौम स्टडी कम करती है, मैं तो हर चीज़ को स्टडी करता हूँ। मैंने पढ़ा है कि वो लास्ट टाइम सियाचिन पे भी हीरो रहे हैं, कारगिल की जंग के भी हीरो रहे हैं। तो ये इस पोजीशन पे आने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ रहना, ये आपने देखा है कभी कोई हमारा पॉलिटिशियन या कोई एक आम आदमी अगर थोड़ी पोजीशन में आ जाए इतना डाउन टू अर्थ? ये जवान, इनकी खून में जो है ना, वो मुल्क के लिए, कौम के लिए एक जज्बा होता है। ऐसे ही है। ये उस वक्त भी निकलते हैं जब इनको पता होता है कि अगर मुल्क पे कोई आफात आती हैं, ज़िलज़ला आता है, या बारिशों का मौसम में जब सैलाब आता है, या कोई जंग का समा होता है, तो इन जवानों को ये भी पता होता है कि हमारे घर पे भी ये आफत आ सकती है, लेकिन वो उनको छोड़ के मुल्क के उन हिस्सों में निकल जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता। एग्जैक्टली। देखिए, मौत बरहक है, सबको इस दुनिया से चले जाना है, ठीक है, लेकिन शहीद की मौत जैसी कोई मौत नहीं है। बेशक ऐसे ही है। एक जो वतन के लिए कुर्बान हो जाए, मेरे ख्याल से मैं, आप और इस मुल्क की हवाएं उनको सलाम पेश करती हैं। तो बहरहाल शहीद की मौत का मकाम तो मेरे ख्याल से जैसा कोई मकाम ही नहीं है, जाना सबको है, लेकिन हमें एक अफसोस के साथ उसके साथ एडिशन करनी पड़ती है कि मुल्क में जब भी ऐसे हालात आए हैं, चाहे जंग आ जाए, चाहे ज़िलज़ला आ जाए, चाहे
कोई भी हालात ख़राब हो जाएं, कोई दुश्मन हमारे मुल्क पे मेली आंख से देखे तो सबसे फ्रंट फुट पे हमारी पाक अफवाज रहती है, उनके ऑफिसर, उनके जवान रहते हैं। यही वजह है कि आज आम आदमी, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा अपने जवानों से इतनी मोहब्बत करता है, क्योंकि उनको पता है कि हम रात को सुकून से सो रहे हैं तो उनकी वजह से हम सो रहे हैं कि ये सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं। ना आपके मुल्क पे कोई मेली आंख से देख सकता है, ना आप पे कोई आँच आ सकती है जब तक ये हमारे जवान हैं। बिल्कुल ठीक। आप किसी को भी वर्दी में देखेंगे ना, आपके बच्चों को, बड़ों को इत्मीनान हो जाएगा कि अब हम सेफ हैं, महफूज हैं। ये हमारी वर्दी का पावर है, और वो पावर इन जवानों के खून की वजह से है। इन जवानों ने अपने जाने नोश दिए हैं, तभी आज जाके वो मकाम हासिल किया है। कृष्ण भाई, सवाल ये है कि ये जो सैलाब है ये कितनी जानें खा गया, कितने हमारे लोगों को ये सैलाब खा गया है अभी। मतलब आम शहरी जो इस सैलाब की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं वो, और इन हज़ारों शहरियों को अपनी जान पे खेल के बचाने वाले, ठीक है, ये अफवाज पाकिस्तान के ये लोग, मतलब क्या ये हमेशा इसी तरह होता रहेगा, या हमें अपनी जो मतलब इंतज़ामी अमूर में जो एक जो हमारी कमज़ोरी है कि उस पर भी हमें नज़र डालनी पड़ेगी कि ये सैलाब को कंट्रोल भी तो किया जा सकता था, कुछ ऐसा भी तो प्लान हो सकता था कि सैलाब ना आता या उससे लोग इस कदर मुतासर ना होते। आपने वो वीडियो देखी है ना जिसपे मतलब बहुत तेज पानी में से किसी एक को जो है ना हेलीकॉप्टर से बचा के लेके जाया जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने पूछा है फ़हीम भाई। आपको बताऊं कि वो जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आपके सामने, मेरे सामने, मेरे घर का कोई फ़र्द, मेरा बच्चा, मेरी वालदा, मेरा वालिद, और हम देख रहे हैं कि वो पानी में जा रहा है, बह रहा है। हाँ। और ऊपर से हेलीकॉप्टर से कोई आके उसको पिक कर ले जी, तो आपके लिए वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। बेशक बेशक ऐसी वीडियो हैं। और इस वक्त में मीडिया को भी, पाकिस्तान की जो मीडिया है उस पे भी मेरा एक सवाल है कि आप किसी छोटे मामले को कभी कभी इतना हाईलाइट कर लेते हैं, और ऐसी चीज़ों को आज बलूचिस्तान में क्या हाल है हमारी मीडिया पे उसका 50% पे भी नहीं दिखाया जाता जितना इस सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। ये क्लिप्स आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मिलेंगी। उसकी वजह देखें ये है कि जो पानी है, जो पानी हमारी ज़रूरत है, जिसके लिए हम इतने अरसे से पता नहीं दर्जनों प्रोग्राम हम लोगों ने सिर्फ इस चैनल पे किए हैं, हर चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे बात होती रही कि अब यहाँ पे खुश्क साली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें पानी चाहिए, हमें बारिशें चाहिए। आज वो बारिशें आई तो क्या हम उनको संभालने की पोजीशन में नहीं? देखें, हम बड़ी बदकिस्मत ये कि हमारे हुक्मरान, नो डाउट इसमें टोटल मेरी नज़र में जो लैप्स है वो चाहे बलूचिस्तान हुकूमत हो या हमारी नेशनल गवर्नमेंट हो, उसका पूरा लैप्स है। हमने आज तक, आपने देखा है कि बलूचिस्तान में जितनी बारिश आई है हमें पता नहीं था पहले। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, आपको एक महीना पहले पता चल जाता है कि इतनी बारिशें इस दिन होंगी। हमने क्या इक़दाम किए? हमें पता था ये इलाके सख्त से सख्त मुतासिर होंगे। क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को उस वक्त उन लोगों को रेस्क्यू नहीं करना चाहिए था पहले से ही? हम वहाँ से उनको दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकते थे? कभी नहीं। कितना बजट, यहाँ से भाई ये सैलाब आने वाला है, यहाँ से प्रेशर, देखें कितना बजट आता है। हाँ। बलूचिस्तान में क्या नहीं है। हमारा ये पाकिस्तान जो मुल्क है ना, वो बलूचिस्तान तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मुल्क के हर इंच पे आप ज़मीन के नीचे जाएंगे तो अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतें इस मुल्क में दी हैं, वो दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी नहीं है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान पे क्या नहीं है? सोना वहाँ है, गैस वहाँ है। वहाँ सिर्फ हम क्या करते हैं, हम लैंड ग्रैबिंग करते हैं, दूसरी कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को हम लैंड देते हैं। बलूचिस्तान में क्या नहीं है? वहाँ पे सब कुछ है, मादनियात के ज़खायर हैं, वो सब कुछ है जिसकी किसी दूसरे मुल्क को ख्वाहिश हो सकती है, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। मगर उसके मौजूद होने के
साथ साथ जो बड़े एक अफसोस की बात जो है वो ये है कि वहाँ के अवाम जो है उनके पास वो सब कुछ जो होना चाहिए वो नहीं है। उनके पास बुनियादी सहूलियात नहीं है, उनके पास सेहत तालीम के मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में सबके ही हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा थे। अब उनके पास खाने पीने की अशिया भी नहीं है। और इस सैलाब के बाद उन बेचारों के साथ जो जुल्म हुआ है, खुले आसमान के नीचे वो अपनी रातें गुजारने को मतलब मजबूर हैं वो लोग। उनके पास कोई आसरा नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक ही मतलब आस लगा के बैठे हुए हैं कि अभी पाक फौज से कोई दस्ता आएगा या लोग आएंगे और उनको बचा लेंगे। आज भी ऐसे टेलों पे और दरख्तों के ऊपर लोग जो हैं वो अपने आप को बचा के बैठे हुए हैं। 127 अफराद से ज़्यादा अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ इस सैलाब की वजह से। देखो फ़हीम भाई, अफसोस होता है इन चीज़ों पे कि इस मुल्क में क्या नहीं है और हमारी क्या नाअहलियाँ हैं जिनकी वजह से हमारी आवाम, हम और पूरा पाकिस्तान सिर्फ हमें उम्मीद रखते हैं तो सिर्फ एक ही इदारे से, वो है पाक अफवाज, जो हमारी हर तरह से हर टाइम मदद के लिए तैयार रहती है। कि आपने कि बलूचिस्तान में जो हालात हैं इस वक्त सैलाब से, उसके बाद वहाँ क्या नहीं है और हम किसके लिए तरस रहे हैं। देखें, बुनियादी मसाइल से तो पूरा पाकिस्तान, हमारी नाअहल हुक्मरानों की वजह से सारा पाकिस्तान परेशान है। ये चंद ख़ानदान हैं जो आज तक मसलत हैं इस पाकिस्तान पे बदकिस्मती से। ये पढ़े लिखे लोगों को आगे आने ही नहीं देते। जो आने वाला होता है वो बातें करता है और जब बैठ जाता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। मैं कहता हूँ इस वक्त आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो सिर्फ कुर्सी की दौड़ के पीछे हैं कि हमें गवर्नमेंट चाहिए, बस मुझे ये बनना है, उनको वो अपनी ख्वाहिश हासिल करने के लिए वो मिल भी बैठते हैं, बंदर बाट करने के लिए इजलास भी बुला लेते हैं। क्या उनको अकल नहीं है कि इस वक्त हमारे लोग, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, हमारी बहनें पानी में बह रही हैं? क्यों नहीं हम सब इकट्ठे एक हफ़्ते के लिए सारी एक्टिविटी छोड़ दें और हम चलेंगे, सबको हमें बलूचिस्तान चलना है और वहाँ बैठ के उन लोगों को पहले बचाना है, उसके बाद गवर्नमेंट। हाँ, कि हमारे बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। ये वो लोग हैं ये सारे वो लोग हैं जिनकी इन सियासी जमातों को ज़रूरत है। इनके वोट के लिए ये लोग किस कदर कोशिशें करते हैं ना कि अभी यहाँ की सीटों के हवाले से कितनी अभी सर ये लड़ाई शुरू होनी है। ये जो है ना, क्योंकि वहाँ पर तालीम एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इसलिए ही आम नहीं करते ना। आज स्कूलों में कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहाँ के स्कूल में भेड़ बकरियाँ स्कूल के अंदर हों और बच्चे बाहर मट्टी में खेलते हों? ऐसा कौन सा मुल्क है? ये पाकिस्तान है। बदकिस्मती से हर चीज़ होते हुए हमने इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट नहीं किया है। इनको हाईलाइट करना चाहिए। आज मैं बताऊं कि ये जो हुक्मरान हैं इनको होश के नाखून लेना चाहिए। आज हमारे पीएम साहब ने विज़िट की है। मैंने कल देखा कि उन्होंने बलूचिस्तान की विज़िट की, तो उससे मतलब वहाँ के लोगों को एक बड़ा हौसला हुआ कि पीएम साहब आए और अब हमारी मुश्किलें कोई ख़त्म हुई, वो फ़ायदा हुआ उन्हें। देखें, मैंने तो ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं सुना है कि किसी ने कहा हो कि पीएम साहब के आने के बाद बहुत शुक्रिया उनका, वो यहाँ पर एक कोई चेंज आ गया या कोई ऐसा पैकेज मिल गया। ये एक फ़ोटो सेशन था मेरी नज़र में। क्योंकि देखें, आपको बग़ैर खौफ बात करनी चाहिए, क्योंकि पीएम जब आता है तो मेरी नज़र में एक डिस्टर्बेंस हुई बजाय के फ़ायदा होने के। वो डिस्टर्बेंस ये हुई कि वहाँ का पूरा अमला जो रेस्क्यू में लगा हुआ था, वो सारा अमला उसके प्रोटोकॉल में लग गया। फिर फ़ोटो सेशन में हम चले जाते हैं, ये हमारी आदत बन गई है। फ़ोटो सेशन तो शहबाज शरीफ साहब के तो बड़े पुराने आते रहे, हमने तो देखा वो डेंगी के पोस्टर पे भी उनकी ऐसे करके तस्वीर हुआ करती थी। देखें, वो वहाँ हो या एक शहबाज शरीफ नहीं है, आप जिसको भी ले लें, वो फ़ोटो सेशन पे बहुत यकीन रखते हैं। हाँ, फ़ोटो सेशन कराएं, उससे अवेयरनेस आती है, लोगों को पता चलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग मर रहे हैं उनका देखें, हमने फुटेज की बात जैसे की,
पाक अफवाज के हेलीकॉप्टर कैसे वहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं और वहाँ किस तरीके से लोगों को निकाल रहे हैं। ये फोटो सेशन इसकी सर फोटो सेशन की एक और मिसाल इन गुनाहगार आंखों ने देखी है सर। वो माफ़ी जाता हूँ मैं, एक दफ़ा ये पाकिस्तान रेलवे का जो इनका सरकारी एक जगह थी, वहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे हमारे साथ कोई साहब थे, उन्होंने कहा कोई लाइटर कोई माचिस ला दें, तो वो माचिस लेके आए। उस माचिस के ऊपर शेख रशीद साहब की तस्वीर छपी हुई थी। ट्रस्ट में अब वो पता नहीं उनसे बाकी मोहब्बत करते थे, वो शेख रशीद वाली माचिस ला के वहाँ पे रख दी। बस सर अगर माचिस पे तस्वीर है उससे आप समझते हैं आपसे मोहब्बत करते हैं, तो आप ही समझदार हैं कि कितनी मोहब्बत करते हैं। मगर इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। हमने इस मुल्क को जिसको मौका मिला है उसने दोनों हाथों से यहाँ पर जो किया है सबको पता है। मेरी नज़र में ये वक्त है, अभी भी वार्निंग है 6 तारीख से। आज हम 3 अगस्त में हैं, मेरे ख्याल से आज 3 अगस्त है ना। जी हाँ, जी हाँ। 3 दिन के बाद एक और ताकतवर स्पेल आ रहा है जो आपके मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर हिट करेगा। तो हमने कोई प्लानिंग की है उसकी कि देखिए हमारे इतने बहन भाई उससे अपनी जानों के नजराने दे बैठे हैं। अभी क्या इस खबर के बाद कुछ हमने एक्टिव हुए? आपको प्लानिंग नजर आती है? शहर कराची में तो बिल्कुल आप कराची का हाल देखें, नहीं आप कराची का हाल देखें, आपको हर एक आधे किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी के सारे नट बोल्ट हिलते नजर आएंगे इस वक्त। सर गाड़ी की आवाजें चेंज हो चुकी हैं बारिश के बाद। बाइक्स हैं जो तो रोजाना मुझे लगता है खड्डों में जाती है और उसका कुछ पता ही नहीं चलता किसी को। सर प्लानिंग हमने आज से 3 साल पहले यहाँ कराची में बारिशें आई थी, पूरा डिफेंस डूब गया था, तो हमने कहा अब हम इकदाम, उसके बाद अभी जो बारिश आई वो पहले थी, क्या हुआ वही डिफेंस डूबा हुआ है। और 1 घंटे की बारिश हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची का पोश से पोश एरिया आज डूब रहा है, तो आप समझें कि बाकियों की क्या हालत होगी। इकदाम सर कोई नहीं है, सिर्फ बातें हैं। मगर एक बात ज़रूर कहूँगा, जो भी आज इक़्तिदार में, उनको ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होगी। हाँ। और अगर सज़ा हो गई तो ज़मानत नहीं होगी। सही बात है। वो जज जो है वो सिर्फ इंसाफ ही करेगा, उसमें कोई पसंदीदगी नहीं होगी, ना आपका कोई वकील होगा। हाँ। देखिए ये 4 दिन की चांदनी है, जाना सबने है। हाँ। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं। ये आपकी आवाम आपको वोट देती है, आपको आगे लाती है, उनके लिए ये वसाइल होते हैं। और वो सारे वसाइल सिर्फ आप अपने महल बनाने में, अपनी गाड़ियाँ बनाने में, अपने ऐश व अयाशी के लिए हासिल करने में इक़्तिदार का एक नशा है। ये नशा जब चढ़ जाता है ना, इसको बर्दाश्त करना, इसको हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अच्छा एक और चीज़ कृष्ण भाई, ये अभी जो हादसा हुआ है जिसमें अफवाज पाकिस्तान के ये अहलकारों को उन्होंने जो अपनी जान का नजराना पेश किया है सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों में, इस हवाले से पूरी कौम हमारी मतलब वो दुख में मुब्तला तो है, बट पड़ोसी मुल्क का प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान में एक और तरह से भी काम कर रहा है सोशल मीडिया पे। ठीक है, वो हमारे इन शहीदों को कहीं और जो है ना वो लिंक करके या उन्हीं की खबरों को आगे यहाँ पे रोटेट भी किया जा रहा है। इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं आप? देखें एक बात बताऊं, आपका दुश्मन तो हर तरह की साजिश करता रहेगा। उनकी आदत है कि प्रोपेगेंडा करना, किसी भी बात को दूसरे गलत बात से जोड़ के पेश करना। लेकिन आपको, आपकी आवाम को वो कभी भी बरगला नहीं सकते आपकी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि आप, हमारी कौम, हमारा बच्चा आज पाक अफवाज के साथ है, रहेगा, था। बेशक कोई भी कुछ भी कहे, क्योंकि हमें पता है कि हम जितना सिक्योर पाक अफवाज के साए तले हैं ना, वो किसी के साए तले नहीं हो सकते। आज महफूज हैं, हम खैरियत से हैं। कोई दुश्मन, इतनी सुपर पावर दुनिया में है, कितने हम क्राइसिस में हमारा मुल्क है, लेकिन हमें क्या है, आखिर में हमें एक आस है। वो क्या है कि कुछ भी हो जाए हमारी पाक अफवाज है, हमें कुछ नहीं होने देगी। बिल्कुल ऐसा, ये कॉन्फिडेंस है। सियासतदानों ने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। आम आदमी खाना ले नहीं सकता, भूख से लोग मर रहे हैं, इन्होंने ये हाल किया है। और दुश्मन को इस वक्त वो सोच रहा है किस वक्त ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए और हम इस पे और पाबंदियां मढ़ें। लेकिन हमारी आवाम को आखिर में जिससे भी आप बात करेंगे वो कहेगा
कि ये सियासतदान कुछ भी कर लें, लेकिन पाक अफवाज आखिर में इस मुल्क को कुछ नहीं होने देगी। बेशक ऐसा, आज आप बेशक। देखें आर्मी चीफ एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने मुल्क दूसरे कंट्रीज से बातें की हैं, डायलॉग्स किए हैं। उनको भी कुछ हमारे जो नेगेटिव लोग हैं बाहर के तनकीद की जा रही है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन देखें वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, वो भी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, इस फ्लैग के लिए कर रहे हैं। तो एक मुल्क का सरबराह है, पाक अफवाज का सरबराह है, वो अगर एफर्ट्स लेता है, मैं कह रहा हूँ उनको सल्यूट करना चाहिए। सर एक और बात, ये हादसा पेश आने के बाद क्या अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो इमदादी कार्रवाइयाँ थीं उनमें थोड़ी सी कोई कमी आई या रुकी? और तेज़ हो गई, क्योंकि जवान जो है हमारा, उसका हौसला और बढ़ता है जब वो इनको एक लगन होती है कि हमारी अगर मौत इस तरीके से हो जाए तो कहते कोई तो इसके लिए तो हम इससे बढ़कर हमें ज़िंदगी इतनी प्यारी नहीं है जितनी ये शहादत प्यारी। बेशक ऐसा है, अगर कोई शख्स मतलब वो समझते हैं कि अगर कोई हमारा भाई जो है अगर वो मर जाता है तो हमें, वो तो सब नहीं मर जाना, बट अगर कोई शहीद हो जाता है तो वो हमसे पीछे नहीं रह गया, वो हमसे सबकत ले गया, वो हमसे जीत गया। तो ये एक मुकाबला शहादत का ये हर फौजी के दिल में, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शामिल होती है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो हमें एक और मौजू पे बहुत ही अहम गुफ्तगू करनी है अपने एक मेहमान से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कारोबार के हवाले से, जिनसे हम बहुत सारी ऐसी मालूमात हासिल करेंगे जो रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब बिलाल तालिब साहब, जो कि CEO हैं और जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट, बिजनेस एक्सपर्ट हैं। CEO हैं जनाब कैलिफोर्निया बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट के। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। मुझे पता चला है माशाल्लाह आपको हज की सादत जो है वो हासिल हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो। जैसे कि मैंने कहा, ये मुबारकबाद है, ये ऑन एयर सारे लोगों के सामने बनती है, Thank ये खुशकिस्मत इंसान है माशाल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, जो सूरत हाल थी, सियासी सूरत हाल कुछ अर्सा पहले, ये इस हुकूमत के आने से पहले, उस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनकरेज किया जा रहा था, और लोग जो हैं वो ख़रीदो फरोख्त भी कर रहे थे। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोग, खा वो एजेंट्स हैं या वो इन्वेस्टर्स हैं या वो जो रियल जो कस्टमर्स हैं, वो सब अच्छे एक ट्रैक पे, अच्छी पेस में जा रहे थे। बट जैसे ही ये हुकूमत चेंज हुई है, डॉलर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और प्रॉपर्टी के हवाले से चीज़ें, जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई हैं, तो मार्केट में वो पहले वाली वो जो रौनकें थी वो नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में जो एक इन्वेस्टर या बिजनेसमैन है उसको क्या करना चाहिए? फ़हीम भाई, आप जिस तरह अभी आपने बात की कि यानी कुछ अर्सा पहले, हम चलो गवर्नमेंट का नाम नहीं लेते कि चेंजिंग, क्योंकि बिजनेसमैन सिर्फ वो अपने चीज़ों को देख रहा होता है। आप ये देखें कि जैसे ही कोविड ने जो हमारी माइशत थी उसको वेंटिलेटर पे भेज दिया था, जी, उसको वेंटिलेटर से उठा के अपने कदमों के ऊपर खड़ा करने में जो किरदार अदा किया वो हमारी सी रियल एस्टेट ने अदा किया। इसके अंदर एमनेस्टी दी गई, और उसके अच्छा सिर्फ हमारे नहीं, इसी तरह से अमेरिका में भी, बाकी भी ममालिक में दी गई, क्योंकि वो समझते हैं, सारे जितने बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, जितने मैशत को समझते
समझते हैं वो सारे इस चीज़ को बड़ा इस चीज़ को वैल्यू करते हैं कि ये जो रियल स्टेट है, ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है किसी भी मायशत को उसके ऊपर ट्रैक के ऊपर लाने में। और जैसे ही इस फील्ड के अंदर जो एक एमनेस्टी दी गई, जो उसके बाद एक असरात आए, आपने देखा कि जो पाकिस्तानी मायशत थी उसको वाकई ही सही मानों में जो वेंटिलेटर से उठा के इसको अपने कदमों के ऊपर लेके आई, और वो रियल स्टेट थी। उसके साथ आप इसको रियल स्टेट को, ये एक मदर इंडस्ट्री है, इसके आगे फिर इसकी जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, आप उसमें जितनी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जितनी आती हैं, 72 इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा, जो 72 इंडस्ट्रीज हैं। जब भी आप जुड़े हुए देखें, हैं। अच्छा। कोई भी प्लाट बिकेगा उसके ऊपर घर बनता है, उसके साथ टाइल वाला आएगा, सीमेंट वाला आएगा, खुदाई वाला आएगा, उसके साथ जनाब बिजली वाला लाख वाला, आएगा, बिजली वाला, सब। 72 इंडस्ट्रीज। वाओ। और पूरी मायशत जो है ना उसका पहिया चल पड़ता है। हाँ। उसके साथ रोजगार पैदा होता है, लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जो चीजें जो है ना वो, और वो एक बड़ा जबरदस्त जो चल रहा था। अभी ये जो अनफॉर्चुनेटली जो अभी जो ये जो बजट 2022-23 दे के, और जो उसकी जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की, वो ऐसे लगता है शायद वो ये चाहते ही नहीं कि ये जो मैशत है ये चलती रहे, या वो ये चाहते ही नहीं कि ये जो है ना पाकिस्तानी मैशत अपने कदमों के ऊपर खड़ी हो जाए, या वो शायद किसी यानी ऐसी ताकतों के लिए काम कर रहे हैं जो पाकिस्तानी मैशत को जो है ना उस जुबो हाली का शिकार करना चाहते हैं। आप ये देखें कि ये बजट के अंदर जिस तरह से हमारे ऊपर ये इसी इंडस्ट्री को असल में जो नजर लगी वो इसी ये जो टैक्सेस इन्होंने उसके ऊपर वो इम्पोज किए, उसके बाद कोई कौन से किए, माफी चाहता हूं थोड़ा सा वो रिमाइंड करवाइए। मैं आपको सादा अल्फाज में जो आम बंदे के उसमें समझाता हूँ कि उसमें जो आपका प्लाट पड़ा हुआ है, हाँ, जो जिसका कोई लेना देना नहीं, जब एक बंदा को प्लाट, आप एक को प्लाट परचेज करते हैं, सपोज आपने एक कनाल का प्लाट परचेज किया, उसने उसके ऊपर एक ठीक ठाक अमाउंट पहले ही उसकी पे की टैक्सेस की, फिर आपने प्लाट परचेज किया, आपके नाम पे हुआ, सही है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब इसके ऊपर भी हम टैक्स लेंगे, जो खाली प्लाट पड़ा है ना इसका रेंट आपके पास आ रहा है। ये इन्होंने खुद ही एज्यूम कर लिया है मुफ्ता साहब ने। खाली प्लॉट का रेंट कौन सा आ रहा पड़ा है उसका, बस वो एक ये समझ ले बहाने, जैसे कोई बंदा बहाने नहीं ढूंढ रहा हो कि नहीं अब मैंने इनको नहीं चलने देना। अच्छा, अब चूंकि बाज हो सकता है यानी उनके ग्रीवेंसीज हों कि नहीं जनाब जो खान साहब के दौर में या ये वाली चीज़ें चल रही थी, तो अब हमने उनको नहीं चलने देना उन चीज़ों को, तो हमने आपको दूसरी जो ताकतें हैं, जो दूसरी जो फोर्सेस हैं उनको हमने अप्रिशिएट करना है, हमने इनको डिस्करेज करना है। शायद ऐसे लगता है बैड इंटेंशन जो है ना वो इसमें क्लियरली उनकी इन्वॉल्व है। अब उसके ऊपर वो भी डाल दिया, उसके ऊपर टैक्स डाल दिया, टैक्स डाल दिया। अब जो बंदा, अब उसके अंदर जो टैक्स के अंदर भी पहले जो बंदा 1% 2% थी हमारी, अब फाइलर और नॉन फाइलर, अब उसको जनाब करके एक तो 1% वाले को तो जो है ना वो तो चलो 2% कर दिया जो फाइलर वाला, और दूसरा जो 2% से 7% कर दिया उसको। अब आप ये देखें जो जितना ओवरसीज है, आप वो क्या करता है कि वो मोस्टली अपने जहाँ पे वो रहता है वो वहाँ पे फाइलर होता है, वो वहाँ पे अपनी चीज़ों को कर रहा होता है, यहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट भेज रहा होता है। डेफिनेटली जो बंदा यानी ओवरसीज है वो यहाँ पे तो नहीं है, उसका सेटअप तो यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे कहीं से भी पैसा कमा रहा है, कहीं डॉलर कमा रहा है, रियाल कमा रहा है, कहीं पे भी यूरो कमा रहा होगा, वो पाकिस्तान में भेज रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था कि जनाब मेरा यहाँ पे सरमाया जो है ना वो मेरा सेफ होता जाए, मेरी चीजें जो है ना पाकिस्तान में पैसा आ रहा होता है, इनडायरेक्टली आ रहे होते हैं। तो जो ये फॉरेन रेमिटेंस से उनके ऊपर भी ये ताला डाला गया, ये वाला जो टैक्सेस जब आप इतने ज्यादा बढ़ा देंगे कि जो इन्वेस्ट करने के वाले को उसके अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं कि 2 साल बाद इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो टैक्सों के माध्यम में यानी इंप्रूव प्रॉपर्टी हो या ना हो, मुझे टैक्सों के माध्यम में ये जो उसको खाली प्लाट के भी पैसे देने पड़ेंगे। अब ये देखें ये सारी चीजें हैं। फिलहाल मैं माफी चाहता हूँ, एक यहाँ पे चीज़ और मुझे बताते जाइएगा कि क्योंकि हम पिछली हुकूमत और इस हुकूमत का मुआवजा कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, तो पिछली हुकूमत में ये भी एक बात बड़ी आम कर दी गई थी कि अगर आप कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, बस इस दफ़ा आप लगा दें या आपको इतनी छूट दी जाती है। उसकी वजह से भी बहुत सारा पैसा जो है ना रियल एस्टेट सेक्टर में आया, चीज़ों की कीमतें जो है वो भी बढ़ रही थी और लोग बड़े खुश भी थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अभी कोई अगर खरीदना चाहें तो वो सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ती हैं? डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ती है, और उसके साथ उसको जो देखें यानी एक तो इसको प्रोसेस को मुश्किल बना दिया गया। दुनिया भर में आज भी आप देखें बड़े सारे ममालिक हैं जो आपको कहते हैं जी आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेके आए, हम आपको शरियत देते हैं, हम आपको ये देते हैं, हम आपको बेनिफिट्स देते हैं, है ना बड़े सारे। आप तुर्की का वो देखें, बाकी यूरोप के कई ममालिक हैं, आप अमेरिका को देखिए, इवन अभी तुर्की दे रहा है काम, तुर्की कर रहा है। जितने ममालिक हैं आप उनको देखें और वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके पास सरमाया लेके हैं, हम आपको ये फैसिलिटी दे देंगे, और हमारे यहाँ उसका उल्टा किया जा रहा है
कि यहाँ पे आप लेके आओगे तो आपको जनाब हम आपके पीछे लग जाएंगे, अदारे आपके पीछे लगाएंगे, हम टैक्स आपसे ये नहीं हम आपसे वो लेंगे। तो चीज़ें जो है ये नहीं इंटेंशनली ये चीज़ें जो है जो पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंस आ रहे थे उसको रोकने के ये सारे हीले बहाने हैं। ठीक है बिलाल साहब, मुझे ये बताइए कि इस सारी चीज़ के बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो तंजीमें हैं बिल्डर्स की, रियल एस्टेट एजेंट्स की, इन्वेस्टर्स की, जो भी बड़े पैमाने पे जो हुकूमत से इन सारे मामलात पे बात करते हैं, जब मुशावरत करते हैं, उन्होंने कोई एहतजाज किया, उन्होंने कोई बात की, हुकूमत की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आया, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। मैं भजन जो हमारी फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान जो है उसकी जो रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका भी मैं डिप्टी कन्वीनर हूँ। ठीक है। उस फोरम के ऊपर भी जब जो बजट से पहले भी जो सजेशंस आती हैं FPCCI से, उसके अंदर भी जो चीज़ें दी गई, जो चीज़ें टेबल के ऊपर तय की गई, बाद में उनसे मुनहरफ हो गई है जो चीज़ें, यानी मिफ्ता साहब ने वहाँ पे जो चीज़ें एडमिट की, हाँ आप ये बात ठीक कर रहे हैं, ये आप ठीक कर रहे हैं, ये आप ठीक कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों से भी मुनहरफ हो गए। फिर जब दोबारा हमने सुजेशन की, उसके ऊपर हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो FPCCI के फोरम से भी, उसके ऊपर हमने ये सारे जो आने वाले दिनों का ये जो खदशात थे ये हमने उस वक्त ही सामने रख दिए। तो जब मुनहरफ हो गए, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं था वो सारा कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। फिर वो अभी उनका तो खैर मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं जी मेरे पास में कुछ नहीं है। अब फिर क्या है, जितनी तंजीमें, अब जिस तरह पिछले दिनों यानी डेफ्टलेरिया है, ये जो डिफेंस एंड क्लिफ्टन की एसोसिएशन है, उसने भी एक एहतजाज किया जिसमें पाकिस्तान भर के जो रियल्टर्स जितनी तंजीमें थी उन्होंने उसको ज्वाइन किया और उसके ऊपर भी उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया कि ये जो रवश आपने अपनाई है, ये जो तरीकाकार आपने अपनाया है, ये इसको फर्दर जो इसके ऊपर ताले डालेगा, ये लोगों को जो है ना बेरोजगार करता जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसे ही आप ये देखें, सिर्फ रियल एस्टेट की वो बंद नहीं होगी, इसके साथ 72 इंडस्ट्रीज जो हैं उनके भी वो अपने जो है ना डाउन साइजिंग करेंगे। जब उनको ज़ाहिर आगे खपत नहीं होगी, आगे यानी कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो वो ज़ाहिर प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। जब किसी की प्रोडक्शन कम होगी तो वो अपनी डाउन साइजिंग करेगा ही करेगा। आप पिछले दिनों जिस तरह आपने देखा, इसके अंदर जो टेक्सटाइल के अंदर को थोड़े से मसाइल आए, तो टेक्सटाइल की एक इंडस्ट्री ने जब 2,000 जो एम्प्लॉइज अपने जो वो बाहर निकाले, तो उसके बाद आपके हर गली मोहल्ले में हर उसमें एक बंदा दिखने लग गया था जो अनएम्प्लॉयमेंट का उसका शिकार हुआ है। अब जब ये 72 इंडस्ट्रीज अपना डाउन साइजिंग करेंगे तो आपका हर जगह पे ये जो बेरोजगारों की तो ऑलरेडी एक लंबी लाइन लग जाए। सारी तंजीमें या मतलब जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका मतलब हुकूमत के साथ इन सारी पॉलिसीज़ के हवाले से क्या वो रहा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक और तंजीम है यहाँ पे आबाद, जिसको मैंने पूरे पाकिस्तान में ही जिसका जिक्र सुना है, जो नुमाइंदगी करती है इस सेक्टर की, जिनसे मेरा ख्याल है कि हुकूमती जो मुशावरत वगैरह जो होती है वो भी होती है, उनका क्या रोल रहा, ज़रा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। फ़हीम भाई, उसमें यह था कि जो डेफिनेटली वो भी जो एक रियल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनका एक अपने अंदर एक एहसास रखते हैं, एक दर्द रखते हैं कि इस जो इंडस्ट्री है इसको जो है ना वो चलना चाहिए। ये चूँकि एक मदर इंडस्ट्री है और इसको जो है ना वो किसी भी सूरत इसके ऊपर जो नेगेटिव असरात हैं वो उसको कम करने के लिए हमेशा उनका एक पॉजिटिव रोल रहा है। अभी इस बार इसमें भी आप देखें बजट के बाद से, उससे पहले भी वो अपने मुख्तलिफ जो हैं ओहदेदारान जो हुकूमती हैं उनके साथ मिलते रहे हैं, चीज़ों को उन तक अपना मैसेज कन्वे करते रहे हैं कि इस तरह से अगर आपने अपनी ये रवश रखी, आपने अपना यही जो बजट में आप देने जा रहे हैं, अगर आपने यही दिया तो उसके बाद तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बिल्डर्स हैं तो उसके ऊपर वो मुसलसल उनके साथ भी मुख्तलिफ जो हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं वो अपनी मुख्तलिफ कमिटमेंट्स देते रहे और उससे वापस होते रहे। आखिर आके उन्होंने एहतजाजन जो मोहसिन शेखानी साहब जो आबाद के चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ हैं, उन्होंने एहतजाजन इसके ऊपर अपना रिज़ाइन कर दिया कि जी ठीक है, फिर हम जब हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कोई जो है ना वो सजेशन के ऊपर कान धरने के लिए तैयार नहीं है, जब हम चीज़ें कमिट करके फिर वापस हो जाते हैं तो हम फिर बैठे किस लिए हैं। ज़ाहिर है जो कोई भी किसी भी तंजीम का नुमाइंदा होता है तो वो आगे जवाब दे होता है अपनी टीम को, तो जब उनसे आगे कोई बात सुन ही नहीं रहा तो एहतजाजन उन्होंने भी, एक छोटी चीज़ नहीं है, पूरे पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन की एक नुमाइंदा तंजीम है उसको ये लीड कर रहे थे, उनको भी एहतजाजन वो जो है ना वो काफ़ी होना पड़ा। अच्छा बिलाल साहब, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका गुजर बसर ही मतलब यही है और मार्केट के थोड़ा सा भी
अप डाउन होने पे उनको बड़ा गहरा असर पड़ता है। उनके घरों के किराए, उनके आने जाने के पेट्रोल, उनके फ़ोन के बिल, उनके बच्चों की खाने पीने के सारे बंदोबस्त जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ज़रा इस हवाले से भी नज़र डालिएगा कि कितने लोग जो हैं वो, कितने घर जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त अगर आप बात करें तो हज़ारों की तादाद में, जो यानी अगर मैं को ब्रोकर्स की बात करूं तो वो लाखों की तादाद में है, और अगर यानी जो रियल्टर्स जो अपने अपने ऑफिस बना के बैठे हैं तो वो हज़ारों की तादाद में ऐसे हैं जिनके साथ आगे फिर कई फैमिलीज जो है ना वो चल रही थी, वो सब जो है ना वो समझ लें उनके चूल्हे जो है ना वो बंद हो रहे हैं। सिर्फ इनकी ये, अब इसके ऊपर जो है ना वो हम यानी बहुत ज़्यादा बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये इनकी ऐसे कोई बैड इंटेंशन है, जैसे ये चाहते हैं कि इसको बंद करेंगे तो पता नहीं कोई तेल के कुएं हैं इनके पास, ये वहाँ से निकाल के तो ये जनाब मईशत को चला देंगे। तो कोई हमें अभी तक तो कोई ऐसा जादू नज़र नहीं आया। तो रियल एस्टेट सेक्टर से इसके ऊपर तो इन्होंने वो यानी ताले डाल दिए हैं, लेकिन बाकी जहाँ से इन्होंने कोई तेल निकालना था वो अभी तक निकला नहीं है जिससे मईशत जो है ना वो अपने आप को मजबूत कर सकती। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इस मौजूदा हुकूमत से अपने इस फील्ड के बारे में कुछ बेहतरी की उम्मीद रखे हुए है, या वो दोबारा से पिछली हुकूमत का इंतजार कर रही है? हम देखो, हमारे हुकूमतें आती जाती रहती है, हमारा उनसे कोई वो नहीं है। हम तो सिर्फ वो जो तमाम ताकतें, वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, जो इसकी मईशत को मजबूत होना देखना चाहते हैं, जो ओवरसीज़ का इसके ऊपर जो ट्रस्ट है उसको कायम रखना चाहते हैं, जो रेमिटेंस आ रहे हैं उनको उनकी जो आने की जो है उसको तेज़ करना चाहते हैं, वो जो ओवरसीज़ का ट्रस्ट है उसको कायम रखना चाहते हैं, हम उन लोगों से अपील करते हैं कि खुदारा आप लोग किरदार अदा करें, आप लोग इन लोगों की आवाज़ सुने। आज ये चंद, ये समझ लें लाख हैं या चंद हज़ार हैं जो रियल एस्टेट के लिए आके आपसे बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इनके पीछे लाखों में लोग हैं जो पूरी आपकी इंडस्ट्रीज जो है ना वो मुतासर होंगी। आज हमारे जो आने वाले खतरात हैं उसको आप लोग बांपे जो इसकी खैर का ही चाहते हैं, क्योंकि जो मिफ्ता साहब हैं उनसे तो हमें अपनी ज़ाती एतबार से या जो हमारी एक जिम्मेदार के एतबार से मुझे उनसे कोई तवक्को नहीं है कि वो कोई इस तरह की, वो जब एक बंदा खुद ही बोल दे कि हाफ़िज़ रिकॉर्ड के मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है जी, तो हम क्या उससे जाके डिबेट करें, क्या उससे जाके उसको क्या कन्विंस करें, शिकायत करें जिसके पास इख्तियार ही नहीं। इसलिए हम उन लोगों से करते हैं जो बाख्तियार हैं, जो बासर हैं, जो अपना असरअंदाज हो सकते हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि खुदारा ये जो एक इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, ये जो एक साजिश की जा रही है पाकिस्तानी मईशत के साथ, उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा वो कान धरें और हमारी बात को सुने, और ये जो बजट के नाम पे ये जो ताले डाले गए हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर, इसके लिए अपना किरदार अदा करें। सही। अच्छा बिलाल साहब, वो सारे हमारे दोस्त जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं या जिनके जो टीवी देख रहे हैं उनके किसी अजीज़ के पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं या उनके पास अपने प्लॉट्स हैं, घर हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन हालात में उनकी कीमत जो है वो पिछले कुछ महीनों की निस्बत कम हो चुकी है इस वक्त, और उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पे होल्ड कर लें, उनको सेल कर दें, या अगर कोई और काम देखना शुरू कर दें, या इसी में पैसे कमाने का कोई रास्ता आप बता सकते हैं? ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। असल में देखिए, मैं एक आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि जिस तरह ये टेबल है जी, अगर ये लकड़ी भी महंगी हो गई, इसके ऊपर जो पेंट है वो भी महंगा हो गया, जिस कारखाने में चला वो जो बिजली है वो भी महंगी होगी, जिस कारखाने से ये बना वो भी महंगा हो गया, अब हर चीज़ महंगी होगी तो ये प्रोडक्ट है ना, तो फिर ये सस्ती कैसे होगी? अल्टीमेटली इसको भी महंगे होना है। इस वक्त क्या है कि एक ऐसा इन्फ्लेशन का एक वो यानी समझ दौर दौर है कि वो लोगों के पास कैश फ्लो कम है। अब उसकी वजह से मैं ये सजेशन दूंगा कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी मत सेल करें। अच्छा, आपको अल्टीमेटली इसने बूस्ट लेना है, इसकी भी कीमत ने बढ़ना है। इसमें कोई मतलब एक लॉजिकल रैशनल सी बात है कि जब सारी इससे जुड़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो इसको क्यों सस्ते रहना है? तो मगर जब चीज़ें बिकेंगी नहीं, लोग सेल नहीं करेंगे, तो रेट्स कैसे हाई होंगे? ये भी तो एक सवाल है। चीज़ें देखें, वो अल्टीमेटली अभी ये जो जिस तरह आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से जो डॉलर है वो भी अब सेटलमेंट की तरफ आ रहा है। ठीक है। अब थोड़ा सा जो एक उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू है। कल भी जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो भी प्लस पे बंद हुई है। इसी तरह से अब थोड़ा यानी जो एक मूव है जो पैसे की वो थोड़ी सी शुरू हुई है। लोगों का असल चीज़ ये होती है कि किसी का एतमाद उठ जाए, किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी सरमायादार का, जो सबसे बड़ा उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि उसका एतमाद उठ जाए सिस्टम के ऊपर से। अब पिछले दिनों से सुबह जब उठ के देखते थे तो 5-10 रुपये डॉलर ऊपर गया हुआ है, हर सुबह उठते हो तो 5-10 रुपये डॉलर ऊपर गया होता है, तो वो क्या ट्रस्ट करेगा किसी भी चीज़ के ऊपर? वो किसी भी चीज़ पे एतमाद करके कैसे इन्वेस्ट करेगा? वो नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। और सिर्फ डॉलर ही नहीं, रोजाना कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल रहा होता है। आज डॉलर है, कल पेट्रोल है, परसों बिजली है,
और तरसों कुछ नहीं आता तो मालिक मकान का फ़ोन आ जाता है कि किराया बढ़ गया आपका। तो इस तरह की कोई ना कोई जो है ना परेशानियाँ आती रहती हैं। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास जिन्होंने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके उन्होंने किसी एक सोसाइटी में एक अपार्टमेंट बुक करवा दिया या एक छोटा सा उन्होंने कोई 120 गज़ का या 4-5 मरले का या 3 मरले का प्लॉट जो है ना वो लेके उन्होंने कहा इसको हम किस्तें दे के इस पर घर बनाएंगे या ये बिकेगा तो कुछ थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उनके लिए भी उतना ही फ़र्क पड़ा है जितना बड़े इन्वेस्टर को फ़र्क पड़ा है? देखिए, जो रोलिंग हो रही होती है ना, वो बड़े इन्वेस्टर के पैसे से हो रही है। अच्छा। जो ये चीज़ें ना, ये एंड यूज़र होते हैं, ठीक है, जिन्होंने उसको अपने इस्तेमाल के लिए लिया हुआ, ठीक है, वो उसकी प्राइस ऊपर भी जाएगी या नीचे भी जाएगी तो उससे उसको कोई फर्क इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ता। उसने उसके अंदर अपना घर बनाना है। हाँ, आल्दो अगर मटेरियल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसको उसका वो असर उसको वो लेगा, लेकिन इसका अगर उसकी वो प्लाट की या उसके फ्लैट की कोई कीमत उस पर है तो वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच। Thank कम वक्त में हमने आपसे बहुत सारी बातें जानी हैं और वाकई हम जो बाइख्तियार लोग हैं, इदारे हैं, कायदीन हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर पे थोड़ा सा रहम कीजिए, आम आवाम बेचारी मुतासर हो रही है। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।